कटौती होगी नहीं होगी, और फिर मिलेगी, जमा हो गया उसका क्या होगा, बहुत शंकाएं प्रकट की थी। आज मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए और मैं इस सदन के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताऊं कि वास्तव में इसका औचित्य क्या है। जैसा कि विदित है, पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 3 में एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत थे। अभी तक 2,146 कार्मिक एनपीएस से एग्जिस्ट हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन राशि मिल रही है। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु आग्रह किया गया था। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की एक बात तो ये कि उम्मीदवार कमीशन खुद ही कह रहा है कि आप इसको वापस देखो। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 20 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि की गारंटी को लेकर साथ ही इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस मुख्य बिंदु निम्न है जो सीएनए जी ने कहा है और जिसके लिए हमारे राजस्थान के ब्यूरोक्रेट रहे हुए जो सीएजी बने गए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसके खिलाफ में। आपको जान के आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि आर्टिकल लिखने वाला जो व्यक्तित्व है वो खुद ही, जो मैं पढ़ रहा हूँ आगे, इनकी रिकमेंडेशन की एज ए सीएजी रिटायर होने के पहले, और वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये ऐसी लागू नहीं होनी चाहिए, मेरी समझ के परे हैं। पता नहीं वो किनके दबाव में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, मेरी समझ के परे। हो सकता है कि दिल्ली से दबाव पड़ा हो केंद्र सरकार का कि आप आर्टिकल लिखो जिससे कि मामला कोई बैलेंस हो। मजबूरी है, करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मोदी जी को भी, सब राज्यों को भी रोक नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें बता के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसमें मानव अधिकार आयोग कह रहा नंबर 1, सीएजी क्या कह रहा आप सुनिए। नई पेंशन के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी, नई पेंशन लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बताइए आप, नंबर 1। वही सीएजी कह रहा, दूसरा पॉइंट कह रहा है इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है तथा न ही फंड की व्यावहारिकता वायबिलिटी के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के तीसरा नंबर, इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर किया जाएगा। नंबर 5 में ये भी है, जल थल वायु सेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई। क्यों? और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको जो है जल थल वायु सेना वालों को तो पुरानी पेंशन, और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि कार्मिक वो भी एक काम करते हैं, उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया। उनको ओल्ड एज पेंशन लागू नहीं रखी उनके लिए। केंद्र राज्य सरकारों के कर्मचारी जो पूर्ण प्रतिबद्धता कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं अपने कर्तव्यों का, ऐसी स्थिति में 2 अलग-अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। ध्यान देने लायक बिंदु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, सेकेंड नेशनल जुडिशियल कमीशन ने भी
6 फरवरी 20 को दी गई अपनी रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए, जजेज, तमाम जजेज के लिए, सबके लिए ओल्ड पेंशन लागू करने की सिफारिश की है। ह्यूमन राइट कमीशन, जुडिशल कमीशन और सीएडी। जो कार्मिक अपने जीवन के 35 वर्ष सरकारी जनसेवा को समर्पित करता है, उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसे रिटायरमेंट होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने पर ही कार्मिक अपने सेवा काल में, अगर उसको सिक्योरिटी मिलेगी तो ही कार्मिक अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा। तथा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि ओपीएस का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार पड़ेगा। जैसा कि हमारे नेता महोदय ने कहा कि आपने तो कर दिया, रोएंगे उस वक्त में 2000 पता नहीं कब 38 में रोएंगे, जनता से टैक्स वसूल होगा। इसका मतलब आप ओल्ड एज पेंशन के खिलाफ हो, आप लोग सब बैठे हो, खिलाफ हैं आप लोग। खुल के कहो खिलाफ है हम लोग, खुल के नहीं बोलते आप लोग, खुल के बोल नहीं रहे हो। टैक्स का पैसा जाएगा उस वक्त में किसको जाएगा? ये तो मैनेजमेंट है, बिना केंद्र सरकार के, बिना राज्यों के फिस्कल रेवेन्यू संबंधित पैरामीटर जो है उसके अलावा कोई कर ले ही नहीं सकता है, तो कैसे जाएगा, कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, 70 साल तक वो रही है, अब 50 साल तक वो रही होगी, पहले दूसरी स्कीम थी, उसमें कोई पूछेगा देश यहाँ तक पहुँचा है, उसमें कर्मचारियों के भूमिका भी रही होगी, वही अधिकारी, वही कर्मचारी, उन्होंने गवर्नेंस करी है देश के अंदर, वहीं आज देश यहाँ तक पहुँचा है। तो आप ये क्यों मान लेते हो उस वक्त में बहुत तकलीफ आएगी? ये तो जितने गहरे में जाओगे, मैं समझता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप भी, क्यों आप भावुक भी हो, कई बार भावुक होते होते आप तो उछल जाते हो, अलग बात है, आप भी कन्विंस होंगे कि वास्तव में फैसला ठीक किया, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मानवीय दृष्टिकोण से किया हमने, सोशल सिक्योरिटी से किया हम लोगों ने फैसला। इतना भयंकर वेलकम हो रहा है इसका, कोई सोच नहीं सकता। आंखों में आंसू आ रहे लोगों के, उनके परिवारों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, सोच नहीं सकता, रिश्तेदारों के भी, क्योंकि आपने इंश्योर कर दिया, इनको पता नहीं उसका क्या होगा। और पैसा कहाँ लगा? शेयर मार्केट के अंदर। पता नहीं स्कीम किसने बनाई वाजपेयी जी के वक्त में, क्या सोच के बनाई, मेरे समझ के परे हैं। म्यूचुअल फंड, आप बताइए, पता नहीं नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उसके आधार पर उसकी पेंशन तय होगी, उसके उस वक्त में पेंशन होगी। ये पता नहीं कि जो पुरानी पेंशन है वो भी अभी 2050 से लागू रहेगी। जो 2003 में कर्मचारी बने हैं और 2004 में बने 1 जनवरी को, इतना ही फर्क है। जो आज नई पेंशन वाले लोग हैं और उनके अगर पिछले महीने में नौकरी लग गई उसकी, उसको मिलेगी ओल्ड पेंशन मिलेगी। वो रिटायर कब होगा? 2004 वाला होगा, उसके 1 साल पहले होगा। कोई सोच नहीं रहा है। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों में वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास एवं जन कल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी, जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी तो उस समय भी प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई देश में। पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण कोई तरह का विकास और जन कल्याण के कार्य में कटौती कोई प्रस्ताव हमें नहीं करेगी। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कटारिया साहब, ये आपके पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना कृपा करके। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004
एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 22 को देय वेतन, मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों से पूर्व में की जा चुकी कटौती को उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय GPA पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त जोड़ा जाना प्रस्तावित करता हूँ। 1 अप्रैल 22 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रति माह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। मतलब 1 तारीख से ही मिलने लग जाएगा, 1 तारीख से और इसमें पता नहीं आप देखेंगे इसका जो फायदा है वो क्या मिलेगा, वो कल्पना नहीं कर सकता। उनको 25,000 से लगाए कि 60,000 तक। और मोदी जी ने जिस दिन कर दिया ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए तो उनको अलग मिलेगा, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। ये उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ऑर्डिनरी सर्विसेज वाले, ये 30 साल बाद में रिटायर होंगे ना तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे। और उस वक्त में वहाँ की उस वक्त भी स्थिति बनेगी जो आज हमने किया है वो काम या फिर अपने हाथ से करेंगे बैकडेट के अंदर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी की वरिष्ठ आधार पर मासिक 2,300 से लेकर 10,000 रुपये से अधिक तक रहेगी। मासिक 2,000 से 10,000 प्रति माह हमारे सभी कार्मिकों को OPS के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय, सेंट्रल एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों को कैलाश मेघवाल जी के कॉलेज की बात, तो आपका तो इशारा बहुत होता है। आप देख नहीं रहे थे, आप खड़े हुए तो कम से कम ताली इधर से भरी थी। जब मैं अंदर घुस रहा था तो मैं नोट कर रहा था ताली इधर से क्यों भर रही है, उधर से क्यों नहीं भर रही है, समझ गए? अरे थोड़े बुजुर्ग हैं और इन्होंने 5 साल तक हाउस चलाया है। मेरी शिकायत इनसे अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इन्होंने भूमिका निभाई अपनी लॉयल्टी रखते हुए आप लोगों के साथ में, ये वो व्यक्तित्व है जिसने परवाह नहीं करी हम लोगों की। मेरी शिकायत इनसे थी उस वक्त में भी। इसलिए तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आपने मुझे अवसर दिया बोलने का भी और माननीय सदस्य ने बहुत जम के तो अपनी बातें कही। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अंतिम में वापस विश्वास दिलाता हूँ कटारिया साहब को, तमाम हमारे साथियों को जो पक्ष में विपक्ष में हैं, आप निश्चिंत रहें। ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया है, कमिटमेंट के साथ किया गया है, इसको हम लागू करके रहेंगे। धन्यवाद। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें,
हाँ पक्ष जीता राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक 2022 पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक 2022। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पारित किया गया। माननीय सदस्य, आज सुबह चूरू के माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा था सालासर के मंदिर के संबंध में। मैंने कुछ व्यवस्था दी थी, मुझे ध्यान में कुछ आप बात लाए। मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को कहूँगा कि भावनाओं को समझते हुए इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो, ये बात मैं उसमें करेक्ट करना चाहता था, ये निवेदन करना चाहता हूँ। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 22 मार्च 2022 के प्रातः 11 बजे तक के लिए